नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हमने अध्याय 15 के शायद 3 पार्ट्स की बात कर ली है। आज हमारा चौथा पार्ट्स होगा। पीछे वाले पार्ट्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जैव विविधता के जो प्रतिरूप या पैटर्न जो है वो क्या होते हैं, जिसमें हमने अक्षांशीय प्रवणता की बात कर ली थी। किसकी बात कर ली थी? अक्षांशीय प्रवणता की बात हमने कर ली थी विस्तार से। इसके अंदर 2-4 बातें बहुत मुख्य आई थी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, ये इस प्रकार की कुछ बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। प्यारे बच्चों, आज हम अब शुरुआत करने वाले हैं आगे। मैंने कल भी कहा था आप लोगों को कि मैं एक प्रश्न, आप जैसा कि आपको एक प्रश्न दिख रहा है, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि पीछे वाले वीडियो में हमारी चर्चा ये हुई थी, भूमध्य रेखा के आसपास जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसमें जैव विविधता बहुत अधिक है। उसका कारण क्या है, उन कारणों की बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्यारे बच्चों, सेम टू सेम आपको यही प्रश्न मिल सकता है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, सेम प्रश्न ये जो है वो मिल सकता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसा क्या विशेष है जिसके कारण जैव विविधता अधिक है। इसी प्रश्न की चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम आगे जैव विविधता का एक और प्रतिरूप जातीय संबंध पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, होता क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आखिरकार क्यों जो है जैव विविधता अधिक होती है? इस क्षेत्र का जो वातावरण है वो लगातार एक जैसा ही बना रहता है। वातावरण में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते, अर्थात मौसम परिवर्तन बहुत कम देखने को मिलते हैं। और स्थिर पर्यावरण के कारण ये क्षेत्र जो है वो निकेत विशिष्टीकरण को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? निकेत विशिष्टीकरण को बढ़ावा देता है। कहने का मतलब है, निकेत मतलब आवास, विशिष्टीकरण मतलब विशिष्ट। अपने उसी विशिष्ट स्थान पे रहने के लिए उसको क्या देता है? बढ़ावा देता है। और इसी निकेत विशिष्टीकरण के कारण ही यहाँ पे जैव विविधता जो है वो अधिक है। पहला मुख्य कारण हो गया निकेत विशिष्टीकरण। प्यारे बच्चों, दूसरे की अगर बात करें, शीतोष्ण क्षेत्रों में समय समय पर बर्फ का हिमनद मतलब ग्लेशियर, बर्फ से बने हुए पहाड़ होते हैं। भाई शीतोष्ण शीत के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पे बर्फ जम जाती है, पहाड़ बन जाते हैं बर्फीले हिमनद। तो हिमनद होता है, भाई हिम के जो ग्लेशियर हैं वो बन जाते हैं, जो जीवों के लिए अच्छा नहीं होता और जीवों की संख्या उससे घटती जाती है। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, अर्थात यहाँ ऐसी समस्या नहीं है, जिसके कारण जीवों का जीवन जो है वो अबाधित रहता है। आराम से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर जीव अपना जीवन यापन जो है वो करते रहते हैं। प्यारे बच्चों, मुख्य बात ये हो गई। तीसरी बात पे चलते हैं कि तीसरी बात क्या है, मुख्य तीसरा कारण जो है वो कौन सा है? प्यारे बच्चों, तीसरा जो मुख्य कारण है वो है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। भाई वहाँ पे सूर्य से जो सौर ऊर्जा है, या फिर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको सौर ऊर्जा जो है वो आसानी से मिल जाती है, और इसलिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो वहाँ बहुत ज़्यादा होगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होगी तो वनों की उत्पादकता बढ़ेगी, पेड़ पौधों की उत्पादकता जो है बढ़ेगी, और जैव विविधता को भी उससे क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। जैव विविधता को भी उससे क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसका आपको अच्छी तरह से अध्ययन करना है। 3 कारण हैं, 3 नाम हैं। पहला नाम है निकेत विशिष्टीकरण, दूसरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किसी प्रकार के हिमनद की समस्या नहीं है, तीसरा मुख्य कारण यहाँ सौर ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है
जिससे प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। प्यारे बच्चों, तीनों कारण मैंने क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद में हम चलते हैं अब जातीय संबंध पे। जातीय क्षेत्र संबंध। प्यारे बच्चों, जातीय क्षेत्र संबंध की अगर हम लोग बात करते हैं कि जातीय क्षेत्र संबंध क्या होता है, तो प्यारे बच्चों, जर्मनी के एक प्रकृति वैज्ञानिक व भूगोल शास्त्री जिनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। क्या नाम है? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। ध्यान रखना, थोड़ा सा नाम जो है हेम्बोल्ट, ठीक है, ने दक्षिणी अमेरिका के जंगलों के पूर्व अन्वेषण करके, भाई पूर्ण अन्वेषण करके, कंप्लीट अन्वेषण का मतलब होता है खोज। अन्वेषण क्या होती है? खोज करके ये बताया कि खोजों की जातीय समृद्धि उस अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है, कि जैसे जैसे उस क्षेत्र की सीमा बढ़ती जाती है वैसे ही खोज की जो सीमा है वो भी बढ़ती जाती है। वास्तव में यदि हम लोग बात करें तो जातीय समृद्धि व वर्गक पद जैसे चमगादड़, अलवणीय मछलियाँ, अनावर्तबीजी पादपों की किस्मों के बीच का क्षेत्र आयताकार और अति परवलय होता है। इस संबंध को लघुगणक स्केल पर सीधी रेखा के रूप में दिखाया जाता है। लॉग, लघु गणक किसे बोलते हैं? लॉग को बोलते हैं। इससे इसको सीधी रेखा पर प्रदर्शित जो है वो किया जा सकता है, जिसके लिए निम्न समीकरण काम में ली जाती है। और याद कर लेना इस समीकरण को, log s बराबर log c प्लस z log a, ठीक है। ये अच्छी तरह से याद कर लेना, आपके सामने है। अब इसमें log s का मतलब क्या है? भाई लघुगणक पर है तो s का मतलब है जातीय समृद्धि। जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता जाता है जातीय समृद्धि भी बढ़ती जाती है। a का एरिया क्षेत्रफल, z का होता है रेखीय ढाल, और अगर हम बात करें c की तो अंतःखंड होता है। c क्या होता है प्यारे बच्चों? अंतःखंड होता है। और इसका इस प्रकार का एक ग्राफ जो है वो बनता है। जातीय समृद्धि और क्षेत्रफल के मध्य इस प्रकार का ग्राफ बनता है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है ये परीक्षा की दृष्टि से, आपको इसको भी अच्छी तरह से याद रखना है। इसमें एक तरफ जातीय समृद्धि, एक तरफ क्षेत्रफल, एक अगर हम देखें ये ढाल है इस प्रकार से, log s log c प्लस z log a आएगा इसमें, और यहाँ जातीय समृद्धि बराबर c a की स्क्वायर z दे रखा है, सॉरी a की पावर क्या दे रखा है? z जो है वो दे रखा है। तो इस प्रकार से ये आपको जातीय समृद्धि और क्षेत्रफल के मध्य ग्राफ का पता होना चाहिए, और ये होता क्या है ये पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं आगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने बताया कि छोटे छोटे क्षेत्रों में जड़ का मान, जो जड़ है उसका मान 0.1 से 0.2 प्रास में होता है। जड़ का मान किस में होता है? जड़ का जो मान है वो 0.1 से 0.2 की प्रास में होता है, रेंज में होता है। इसमें भले ही क्षेत्र या वर्गक की समृद्धि कोई भी हो, जैसे ब्रिटेन के पादप, न्यूयॉर्क के मोलस्का व कैलिफोर्निया के पक्षी। यदि क्षेत्र बड़े हो तो जातीय समृद्धि की रेखा तिरछी खड़ी हो जाती है। बस आपको ये लाइन टू लाइन बातें याद रखनी है कि यदि क्षेत्रफल बड़ा हो तो जातीय क्षेत्र संबंध की रेखा कैसी आएगी? तो वो तिरछी खड़ी हो जाती है। इसके लिए जो जड़ का मान है, बड़े छोटे क्षेत्रों के लिए 0.1 से 0.2, बड़े क्षेत्रों के लिए जड़ का मान 0.6 से 1.2 प्रास हो जाता है। उदाहरण के लिए विभिन्न महाद्वीपों के उष्णकटिबंधों के फलहारी पक्षी तथा स्तनधारियों के लिए, इसके लिए स्तनधारियों के लिए रेखा की ढलान जो है 1.5 प्रास होती है। इससे तिरछी रेखा जो है वो तिरछी खड़ी ढलान का प्राप्त होती है, जिसका अर्थ क्या होता है? जितना बड़ा क्षेत्र होगा प्यारे बच्चों, जितना बड़ा क्या होगा? क्षेत्र होगा, उतनी उसमें क्या होगी? जातीय समृद्धि होगी। तो ये सीधा सा अर्थ आपको पता होना चाहिए। जातीय, आप लोग एक ही बात याद रखो जातीय समृद्धि से, ग्राफ याद रखो इसका। दूसरी बात, जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा किसी क्षेत्र का, उसकी खोज या फिर जातीय समृद्धि जो है वो भी बढ़ती जाएगी। अलग अलग आपको मैंने प्रास बता दी जड़ के मान की। छोटे भाग होते हैं उनमें 0.1 से 0.2, और बड़े जो होते हैं उनके अंदर 0.6 से 1.2 प्रास जड़ का मान जो है वो होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व। जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व। प्यारे बच्चों, जातीय विविधता का पारितंत्र में यदि महत्व की बात करते हैं तो थोड़ा सा
बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या इसमें पढ़ने वाले हैं कि जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व क्या है। भाई प्रकृति वैज्ञानिक थे एक डेविड टिलमैन, उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया था कि किसी भी क्षेत्र में जितनी अधिक जातियां पाई जाती हैं उस क्षेत्र की उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। भाई ये बात तो सिंपल बात है कि किसी डेविड टिलमैन क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जितनी अधिक जातियां पाई जाती हैं उस क्षेत्र की उत्पादकता भी उतनी अधिक होगी। अरे सीधी सी बात है सोचने की कि उत्पादकता अगर नहीं है तो जातियां कहाँ से बढ़ेंगी। तो उत्पादकता है तो जातियां हैं, जातियां हैं तो उत्पादकता है। और यदि जातियों की संख्या स्थिर रहे तो उस क्षेत्र के जैव भार में अधिक परिवर्तन नहीं होता। जाति अगर बढ़े भी नहीं घटे भी नहीं, स्थिर अगर रहे तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैव भार क्या होता है, उसका कुल भार, जो हम लोग पादप या वगैरह लेते हैं, मैंने आपको बताया भी था 14वें चैप्टर में हमने बात की थी। 14वें चैप्टर की भी हम लोग बात करेंगे पारितंत्र की। टिलमैन के अनुसार यदि जातीय विविधता अधिक होती है तो वह पारितंत्र अधिक स्थायी होता है तथा वह लंबे समय तक स्थिरता को बनाए रखता है। लंबे समय तक क्या बनाए रखता है, स्थिरता को जो है वो बनाए हुए रखता है। इसके अलावा अगर बात करें तीसरा, तो जातीय विविधता वाले पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला शाखित होती है, जो हम 14वें चैप्टर में पढ़ेंगे। फूड चेन खाद्य श्रृंखला, और एक होती है फूड वेब खाद्य जाल। तो खाद्य श्रृंखला शाखित होती है और जीव की एक दूसरे पर निर्भरता भी अधिक होगी। भाई जितना अधिक क्षेत्र होगा, जितनी अधिक जातियाँ होंगी, उतनी अधिक उत्पादकता होगी, उसमें उतनी ही अधिक जो जटिल है वो खाद्य श्रृंखला में मिलेगी। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जीव का कार्य महत्वपूर्ण होता है। भाई आपको पता है इस बात का, 14वें चैप्टर में हमने अध्ययन किया था कि एक भी जीव को अगर निकाल दिया जाए तो पूरी खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ेगा। तो खाद्य श्रृंखला की यदि एक भी कड़ी लुप्त हो जाए तो उससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई जातियां भी क्या होंगी, प्रभावित होती हैं, और पारितंत्र असंतुलित हो जाता है। पारितंत्र क्या हो जाता है, असंतुलित प्यारे बच्चों हो जाता है। और यदि इसी प्रकार जातियां विलुप्त होती रही तो एक दिन हमें भी नष्ट होना पड़ सकता है। तो जातीय विविधता का बहुत ज़्यादा महत्व है पारितंत्र में। पारितंत्र आपका एक 14वां चैप्टर है, उसमें पारितंत्र इकोसिस्टम, हमारे चारों ओर के जैविक और अजैविक घटकों के आपस में अंतर संबंध को ही क्या कहा जाता है, पारितंत्र कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व हमने बिल्कुल इजी मेथड से इसकी बात की। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम रिवेट पोपर परिकल्पना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिवेट पोपर परिकल्पना जो है वो पढ़ेंगे, वो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा 15वां चैप्टर जो है वो चल रहा है। जल्द ही ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। तो कोशिश है हम 14वां करें, 14वें के बाद में रिवीजन भी कर सकते हैं हम फिर से शुरुआत से, या फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम और भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर भी बोर्ड द्वारा जारी किए जाएंगे जल्द ही। आपको बता देता हूँ, ये सूचना भी महत्वपूर्ण है कि बोर्ड द्वारा जल्द ही मॉडल पेपर भी जारी किए जाएंगे, तो उनकी भी हम लोग साथ साथ बात जो है वो करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक आप लोग पढ़ते